हेलो एवरीवन। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? मतलब क्या उद्देश्य है? चलो मैं बताता हूं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव पढ़ने का यही है कि सवाल का कॉन्सेप्ट को सीखें, यानी कॉन्सेप्ट को सीखें और सवाल को जल्दी जल्दी बनाएं, यानी सवाल देखते ही बना दें। कहने का मतलब हुआ कि जेई हो या नीट, आधा क्वेश्चन तो पॉकेट में ही रहना चाहिए। मतलब रेडीमेड होना चाहिए, सवाल पढ़ते पढ़ते पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसको हम लोग सार्थक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये हैंड रिटेन नोट्स का इस्तेमाल किए हैं। ये कमाल का हैंड रिटेन नोट्स है, रिवीजन करना भी आसान होगा। दूसरा बात, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिया हुआ है, टेक्निक दिया हुआ है कि सवाल को कैसे जल्दी जल्दी बनाया जाएगा। ये ऐसा हैंड रिटेन नोट्स है, लगेगा तुमसे बात कर रहा है, तुमसे लगेगा बात कर रहा है ये। इसलिए क्या करना है, जब पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो ये हैंड रिटेन नोट्स अपने पास जरूर रखना है। इसका प्रिंट आउट करा के अपने पास जरूर रख लो। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास में लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे और आज का क्लास बहुत ही ट्रिक्स एंड टेक्निक से भरा होगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का हमारा गोल क्या होगा, यानी आज का गोल ये है, टुडेज गोल सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ये लास्ट लेक्चर से ही गोल हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाले। ये भी एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाला बॉडी है, तो इसका हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास तो निकाल लिया। लेकिन आज और भी कुछ बॉडी है जिसके सेंटर ऑफ मास को हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ इंपॉर्टेंट बॉडीज। देखो, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज को देखेंगे क्या होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज लाइज एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर। कौन सा बॉडी? यूनिफॉर्म बॉडीज। देखो ये है, सिमेट्रिक बॉडीज भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हो चारों तरफ, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक बॉडीज। जैसे देखो, ये रिंग का ये सेंटर है, ये रिंग का सेंटर है। इस रिंग के सेंटर से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर भी आर दूरी पर है, इधर भी आर दूरी पर, इधर भी। तो इस पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर हो जाएगा। यही हुआ सिमेट्रिक बॉडीज, यही हुआ सिमेट्रिक बॉडीज। और इसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। ज्योमेट्रिक का मतलब उसका जो डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई, उसके सेंटर पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे ये देखो, पहले इसका देख लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यस, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा? ये तो 3D बॉडी है, लंबाई चौड़ाई मोटाई है सब है इसमें, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसके सेंटर पर। जैसे देखो सिलेंडर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर होगा, अंदर में, बीच में, सेंटर पर। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? पता है हम लोगों को, एकदम सेंटर पर, नहीं, सेंटर ऑफ मास होगा। ये था सिमेट्रिक बॉडीज। लेकिन सवाल है कि अगर बॉडी सिमेट्रिक ना रहे तो? देखो, मतलब इस तरह का, देखो सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक तो है क्या? नहीं है। तो ये इसका मान लेते हैं ओरिजिन है, और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो सवाल है कि ऐसे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कैसे निकालेंगे, है ना? अच्छा सवाल। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि याद कर लेना है। कुछ चीज को तो हजम करना पड़ेगा ना, तब ना सवाल जल्दी जल्दी बनेगा। अगर इसको डिराइव करके रिजल्ट निकालोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो कितना टाइम लग जाएगा? यस, समझदार बच्चे हो। इसका मतलब हुआ कि डेरिवेशन समझना जरूर है, लेकिन रिजल्ट को याद रखना। क्या याद रखना है? इसका सेंटर ऑफ मास याद रखना यहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, और ये जो दूरी होगा ना, उसको हम वाई सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास। तो याद कर लेना इसका 2r/y, और इसका याद रखना उससे कम होता है। सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो दूरी होगा ना, वाई सेंटर ऑफ मास,
ये होगा 4r/3d पाई। बोलो तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है। 4 बटा एक तरह से 2/3 हुआ 3.14, और ये हो जाएगा 4/3 9, 4/9। तो यानी ये ज्यादा है वो कम है। तो याद रखना इधर इसका क्या है? ज्यादा है, इसका क्या है? कम है। बस थोड़ा सा तुलना करने में कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। डेरिवेशन भी करेंगे इसका, थोड़ा सा इंतजार करो। इसका कितना होगा? 2r/पाई, इसका होगा 4r/3 पाई। नेक्स्ट देखो कुछ और बॉडी का हम लोग देख लेते हैं, जहां डेरिवेशन का जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट ये देखो, ये होलो हेमिस्फेरिकल स्फीयर है। होलो मतलब खाली है। समझा देता हूं। मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। हिमी मतलब होता है आधा, एस्फेयर मतलब होता है गोला, आधा गोला है। होलो मतलब खोखला, खोखला आधा गोला है, जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल का आधा गोला है। ये क्या है? सॉलिड। हिमी मतलब आधा, एस्फेयर मतलब गोला, आधा गोला है। सॉलिड जैसे क्रिकेट का बॉल है, उसका आधा गोला है। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस। ये मैंने बना के दिखाने का कोशिश किया कि ये गोला कैसा होता है। आधा गोला कट करेंगे तब फील दिलाने के लिए। क्या चीज के लिए? फील दिलाने के लिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? याद कर लेना है। यानी यहां से ऐसे समझाता हूं, यानी यहां से जब जाएंगे ना ये दूरी, ये y सेंटर ऑफ मास जो होगा किस केस में? इस केस में याद कर लेना है r/2। r यहां क्या है? रेडियस इसका। तो रेडियस यानी r/2, और इसका याद कितना करना है? याद इसका y सेंटर ऑफ मास जो होगा 3r/8। याद रखोगे तो मजा आएगा सवाल बनाने में, जल्दी जल्दी कर लोगे। याद रखने में इस बात को समझोगे कि इसका मास और इसका मास में, इसके लोअर पार्ट में ज्यादा मास है इसके तुलना में। हॉलो वाला है ना, तो लोअर पार्ट में ज्यादा मास है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसमें भी क्या हुआ था? इसमें भी देखो उतना ही मास, जितना मास इसमें है उतना ही मास इसमें है, लेकिन इसका मास जो है ना इस पोर्शन में था, इस पोर्शन में, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर चला गया था। और इस केस में क्या है ना कि मास तो उतना है ना, नीचे वाला पार्ट में ज्यादा मास है ऊपर वाला पार्ट के तुलना में, तो इसलिए इसके तुलना में इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सेम बात इसमें होता है, सेम बात इसमें होता है कि इसके सेंटर ऑफ मास यहां जो है से इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन पर ज्यादा मास होगा। सॉलिड है, ये होलो वाला है, तो नीचे वाला पोर्शन में ज्यादा मास होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी मास के नजदीक होता है। ज्यादा मास जिधर होगा सेंटर ऑफ मास बीच से उधर ही शिफ्ट कर जाता है। पॉइंट में देखोगे तो कितना होगा? 0.5r होगा, और ये कितना होगा? 0.8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 60 हो गया, 8 7 56, लगभग इतना आ जाएगा। तो इस बात को अगर ध्यान में रखोगे तो सवाल को सोचना आसान रहेगा। किस बात को? जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, सीट से नहीं भटकोगे, एकदम सीट के लाइन में चलोगे। लर्न करने के लिए पहले ये करना जरूरी है। एक दिन देखना कैसे सुपरस्टार हो जाते हो, कामयाबी की झंडा फहराओगे। सीट के हिसाब से पॉइंट नंबर जो 5 है ना, वो है रेक्टेंगुलर लेमिना। ये रेक्टेंगुलर लेमिना है इस तरह से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? क्या करना है ना, इसको बोले ना सिमेट्रिक पॉइंट पर होगा, तो इसको डायगोनल को मिला दिए, डायगोनल को मिला दिए, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। रेक्टेंगुलर लेमिना क्या होगा? सिमेट्रिक बॉडीज हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? उसके सेंटर पर। अब देखते हैं नेक्स्ट।
छठा पॉइंट शीट में देखोगे, पॉइंट नंबर 6, ट्रेंगुलर प्लेट कैसे निकालेंगे। जैसे ये कोई भी ट्रेंगल है तो सेंट्रॉइड समझते हो, सेंट्रॉइड, इसका आधा को मिलाने वाला, यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वहां से इसको मिलाएंगे और इसके मिड पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, इसके मिड पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, तो इसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ईच कहां पर है, एट सेंट्रॉइड। क्लियर है। अब देखो इसमें देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात ये जानो कि मान लेते हैं हाइट है, हाइट इसका h है, तो याद रखना है 2:1 रेशियो में कट करेगा। सेंटर ऑफ मास 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है हाइट को। दोनों में वही बात है, इसमें भी वही 2:1 है, इसमें भी 2:1 है। 2:1 का मतलब 3 भाग हो गया, तो 3 भाग में ये रखेगा 2 भाग, जैसे सेंटर ऑफ मास यहां पर आया तो ऊपर वाला भाग होगा, 3 भाग हो गया ना, 2:1 यानी 3 भाग हो गया, तो 2 भाग ये रखेगा, 2h/3 इधर आएगा और 1 भाग ये रखेगा, तो h/3 इधर आ जाएगा। याद कर लेना है। जैसे ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये साइड है L, ये साइड है L और ये है 60 डिग्री, तो ये ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई, हाइट कितना होगा, हाइट अगर देखोगे तो L cos 60, L sin 60, ये हाइट हो जाएगा L sin 60 डिग्री। और sin 60 बोले तो कितना, √3/2, यानी L √3/2 होगा। तो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहां पर है, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहां पर है, तो ये वाला भाग कितना होगा, ये वाला भाग कितना होगा, इसको कितना भाग में, 2 पार्ट में, यानी 2 × h/3, तो h की जगह कितना हो जाएगा, √3L/2/3। तो इस प्रकार से देखो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, ये L/√3, ये L/√3 भाग है। और ये वाला भाग कितना होगा, ये वाला भाग, ये अगर L/√3 है तो 2 भाग ये हो गया और 1 भाग ये हो गया, यानी इसका आधा हो गया, तो L/ कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। समझ में आया, याद कर लेना है। अगर ये L है तो L cos 60, L sin 60, तो ऐसे भी हम लोगों को पता है ना, ये सेंटर ऑफ मास यहां से L/√3 दूरी पर होगा, इधर से L/2√3 दूरी पर होगा। अगर ये हाइट के टर्म में दिया हुआ, हाइट अगर दिया हुआ है तो हाइट का 2 भाग इधर होगा, 1 भाग इधर होगा, यानी 3 भाग हुआ। 3 भाग में 2h/3 इधर हो गया, 1h/3 इधर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट उसमें लगा है। मजा आया। इस तरह से कॉन्सेप्ट को फील करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां कुछ और इंपॉर्टेंट बॉडीज है, उसको भी देख लेते हैं। शीट का हमारा पॉइंट नंबर 7, 8, 9 है, लिख देता हूं मैं। ये है 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इसके हिसाब से पढ़ना है। ये वाला पार्ट क्या है, होलो कोन। कोन समझते हो ना, कोन, आइसक्रीम जो खाते हैं हम लोग, तो ये वाला है कि आइसक्रीम नहीं है, पूरा खाली कोन है। मान लेते हैं ये है इसका सेंटर ऑफ मास, तो याद कर लेना ये वाला दूरी होगा h/3 और ये वाला दूरी होगा 2h/3। जहां h क्या हो गया, h हो गया पूरा हाइट, यानी पूरा हाइट अगर h है और सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो नीचे से देखेंगे तो h/3 और ऊपर से देखेंगे तो 2h/3। जैसे यहां पर देखो ये सॉलिड कौन है, इसका भी हाइट मान लेते हैं h है। कितना हाइट माने हैं, h है, तो ये लेते हैं यहां सेंटर ऑफ मास है। ये सब सवाल को याद रखोगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। ये वाला हाइट अगर, टोटल हाइट अगर h है, तो याद रखना ये वाला हाइट और ये वाला हाइट नीचे से जब जाएंगे तो ये h/4 हो जाएगा। जब ये h/4 हो जाएगा तो दिमाग लगाओ, ऊपर वाला कितना होगा भाग, ऊपर वाला कितना होगा, 3h/4 हो जाएगा, यानी h - h/4, 3h/4 हो जाएगा। यहां पर अलग है, देखो यहां पर होलो वाला केस में होलो कौन रहेगा, तो नीचे से h/3 पर सेंटर ऑफ मास होगा और इसमें सॉलिड रहेगा
फिर वही बात, इसमें थोड़ा सा, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, एकदम तुलना भी करते जा रहे हैं हम लोग। काहे? क्योंकि सॉलिड वाला केस में ज्यादातर मास क्या होगा, इधर ज्यादा मास रहेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास इसके तुलना में नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह का बात है इसमें। देखो सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्किल का पार्ट है, ये क्या है, पार्ट ऑफ सर्किल है, ये मेरा सर्कुलर आर्क है, और इस सर्कुलर आर्क का सेंटर है यहां पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये तो समझते हैं सिमेट्री के वजह से सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा, तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो ये दूरी को याद कर लेना, यहां से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास। अगर इसको एक्स एक्सिस माने और ऊपर को वाई एक्सिस माने, तो ये ओरिजिन है, तो इसी लाइन में सेंटर ऑफ मास होगा, इधर तो कहीं होगा नहीं, इधर तो होगा नहीं सिमेट्री की वजह से। तो सेंटर ऑफ मास जब भी होगा ना, तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। ये कितना होगा, इसको भी याद करना है। एक्ससीएम लिख देता हूं मैं, बराबर होगा आर साइन थीटा बाय थीटा, जहां थीटा क्या है, सेमी वर्टेक्स, हाफ एंगल होगा थीटा, हाफ है थीटा और हाफ है, टोटल एंगल है 2 थीटा। यहां पर आर साइन थीटा बाय थीटा है, जहां थीटा क्या है, आधा एंगल है, सेमी वर्टेक्स एंगल है, इसको वर्टेक्स बोल देंगे तो आधा हो गया। सेम बात यहां पर क्या है, डिस्क का पार्ट है, इसको थोड़ा डिस्क बना देता हूं मैं, इसमें मास भरा हुआ है, का कहां पर होगा, तो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम लोग, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, वाई मानने का जरूरत नहीं है, मानने का मन है तो मान लो। सेंटर ऑफ मास इधर तो होगा नहीं ना, इधर ही होगा ना, तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यहां। तो ये जो सेंटर ऑफ मास की यहां से दूरी होगी ना, यहां से यहां दूरी, वो कितनी होगी, तो एक्स सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं मैं, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट यहां से जो दूरी होगा कितना होगा, याद रखना 2, वहां पर आर साइन थीटा था ना, तो यहां लिख देना 2 आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 थीटा। कुछ चीज को तो तुमको हजम करना ही पड़ेगा, तब ना जल्दी जल्दी करेंगे कि एग्जाम आएगा तो प्रूव करने लगे। बोलो प्रूव करेंगे, कॉमन सेंस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूव करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आज के डेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, टिक लगाना फटाफट। स्मार्ट बच्चे हो, समझ गया होगा, क्लियर हो गया। याद कर लेना है यहां से 2 आर साइन थीटा बाय 3 थीटा, यहां आर साइन थीटा बाय थीटा। क्वेश्चन बनाओगे सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। क्वार्टर रिंग और डिस्क की बात हो रहा है, पॉइंट नंबर 11 है, 11। ये वाला क्या है, क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर रिंग। ये क्या है, क्वार्टर, 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4 डिस्क है। और ये वाला क्या है, हाफ रिंग है, हाफ रिंग। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, शीट में भी लिखा हुआ है, पहले समझो कॉन्सेप्ट। दोनों मिला के सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं यहां कहीं पर होगा, तब ना दोनों मिला के बीच में सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं C1 पर है, और इसका सेंटर ऑफ मास C2 पर है। तो इसका मतलब हुआ ये कितना होगा, Y सेंटर ऑफ मास कितना है, 2r/π है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि ये वाला भाग का भी सेंटर ऑफ मास उतना ही दूर पर होगा। ये दूरी कितना होगा, यस यही होगा 2r/π, 2r/π। और ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला, यानी ये भी याद रखना, ये भी दूरी 2r/π और ये भी दूरी 2r/π, याद कर लेना है 2r/π, यानी XCM भी 2r/π, ये XCM हुआ ना, X सेंटर ऑफ मास 2r/π, और ये क्या हो गया, Y सेंटर ऑफ मास हुआ, ये भी 2r/π। प्रूव कर दूं, प्रूव करके दिखाता हूं। देखो ये दूरी, इस दूरी को अगर हम R बोले, R, तो फॉर्मूला में क्या देखे थे, रिंग के केस में, सर्कुलर आर्क के केस में देखे थे ना, यहां पर फॉर्मूला, जैसे ये सर्कुलर आर्क है, और इस सर्कुलर आर्क के लिए यहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूर पर देखे थे R साइन थीटा बाय
थीटा, जहां थीटा क्या था, टोटल एंगल 2 थीटा था, तो हाफ लिए थे थीटा के लिए। तो टोटल एंगल यहां पर कितना है, π/2 है। जैसे ये सर्कुलर आर्क था, सर्कुलर आर्क में टोटल एंगल 2 थीटा लिए थे, तो फॉर्मूला में क्या आ रहा था, r sin थीटा थीटा। तो इसका मतलब हुआ 2 थीटा में ये हाफ ही यूज करना है ना, 2 थीटा बराबर 90 है, तो हाफ बराबर 45 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो r sin 45 को क्या रख देंगे, ये π/4 हो जाएगा। r sin थीटा थीटा ना, तो नीचे हो जाएगा π/4 आ गया। अब देखो ये है r sin π/4 बराबर 1/√2, नीचे कितना हो गया, π/4, ये जाएगा ऊपर 4r/π√2 आया। ये वाला r, तो उसका ये x कंपोनेंट है ना, तो ये अगर आ गया इतना, तो xcm बराबर कितना हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा r cos 45 डिग्री 4r/√2। अब cos 45 बराबर कितना होता है, 1/√2, 1/√2 कर देंगे, तो √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2r/π हो जाएगा। मजा आ गया। तो फंडा क्लियर हो रहा है, यानी ये दूरी भी हो जाएगा 2r/π और ये दूरी भी हो जाएगा 2r/π, याद कर लेना इसको। तो अब उसके हिसाब से देखो, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहां है, तो इसके सेंटर ऑफ मास में ये वाला दूरी कितना होगा, डिस्क है ना, डिस्क है, तो डिस्क का एक्सियम कितना हो जाएगा, याद है 4r/3π डिस्क का, यानी ये वाला भाग होगा 4r/3π और ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा, एक तरह से YCOM लिख सकते हैं ना, ये भी हो जाएगा 4r/3π। इसको ध्यान से देखो और याद कर लो। एक बार और इसको फ्रेश कर देता हूं, एक बार इसका रिव्यू कर देता हूं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये क्वार्टर रिंग है। क्या है, क्वार्टर रिंग है, जिसका रेडियस r है। रेडियस कितना है, r है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, थोड़ा मोटा करके बनाता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहां पर, जिसका ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला पार्ट रिंग है ना, तो इसी के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो हम लोग देखे थे ना, ये देखे थे हम लोग, ये वाला देखे थे, और यहां ओरिजिन था, तो यहां सेंटर ऑफ मास था, तो ये दूरी हम लोग कितना देखे थे, रिंग के केस में, रिंग के केस में याद कर लोगे धीरे धीरे, कितना देखे थे, 2r/π देखे थे। तो इसमें क्या देखना है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, एक पार्ट का और एक पार्ट का, यानी ई वाला पार्ट का यहां पर होगा, ई वाला पार्ट का यहां पर होगा, ई वाला पार्ट का यहां और ये वाला पार्ट का यहां, तो ये वाला पार्ट हुआ। तो ये दूरी भी जितना है ना, ये 2r/π, ये भी 2r/π और ये भी 2r/π, याद कर लेना, ये भी हो जाएगा 2r/π ये दूरी, और ये दूरी भी हो जाएगा 2r/π, याद हो जाएगा ना, ये भी 2r/π और ये भी 2r/π। अगर ये डिस्क होता, मतलब क्वार्टर डिस्क होता, ये रंग देता हूं, ये क्वार्टर डिस्क होता, तो उसी स्टाइल में याद करना था। इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहां है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4r/3π और ये भी हो जाएगा 4r/3π। क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो याद रखोगे तो देखना सवाल को हम कितना तेजी से बनाते हैं। एक दो और एग्जांपल तुमको समझा देता हूं, मजा आएगा। देखो नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब दोगे। ये एंगल है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ये है 15 डिग्री और ये भी है 15 डिग्री। तो बोलता है कि यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी मान लेते हैं यहां पर है, तो तुमको ये दूरी बताना है कि कितना होगा r। और इसमें देखो
ये है 60 डिग्री, यहां से कितना होगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। इसका सेंटर ऑफ मास, ये क्या है ना, ये रिंग का पार्ट है, यानी आर्क ऑफ रिंग है। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो ये भी दूरी निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, तो ये कितना दूर पर होगा, आर। देखो ये भी रिंग है और ये भी रिंग मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्क मान लेते हैं, डिस्क, डिस्क का पार्ट है, यानी सेक्टर ऑफ सर्कुलर डिस्क है और ये सेक्शन ऑफ सर्कुलर रिंग है। इससे अच्छा ये होगा, यानी इसको मान लो सेक्शन ऑफ सर्कुलर रिंग और इसको मान लेंगे सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट। दोनों का निकालना है, ये कितना होगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा पता है, इसमें लगेगा आर साइन थीटा बाय थीटा वाला। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, थोड़ा सा मेमोरी जो अगर यूज करो, अपने मेमोरी को थोड़ा सा तेज बनाओ, यूज करो। क्या होगा, 2r साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 थीटा था। थीटा बराबर कितना लोगे ये बताओ, थीटा इज इक्वल टू कितना लोगे, बोलो कितना। यस, जितना होता है ना उसका आधा लेते हैं, 30 डिग्री लेंगे। 30 डिग्री को हमेशा रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, पाई बाय 6 लेना है। ये हो जाएगा r, इसका r ही मान लेता हूं, r साइन पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 6। r साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहां कितना होगा, पाई बाय 6। ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 6 ऊपर चल जाएगा तो 6r हो जाएगा, ये वाला 6 ऊपर जाएगा तो 6r हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा, 2π, यानी ये हो गया 3r/π। ये दूरी हो गया, समझ गया। अब इसमें क्या करेंगे वो बोलो, निकल जाएगा। ऐसे तो अभी इसका इसमें भी थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे ना, पाई बाय 6 ये नहीं लेंगे। टोटल ये 60 डिग्री है ना, तो ये आधा लेते हैं, पता चला कि नहीं। ये टोटल 60 है तो उसका आधा ये लेंगे, आधा ये लेंगे, 60 का आधा लेंगे 30। यहां पर भी देखो 60 था ना, तो 60 का आधा यहां 30 होगा, तो ये वाला इस फॉर्मूला में इस्तेमाल होता है। फील आई फील, यस। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 लेंगे ना, 30 डिग्री में नहीं रेडियन में लेना, यहां भी क्या लेंगे, पाई बाय 6। तो ये वाला पार्ट तो अभी कर चुके ना, आर साइन थीटा बाय थीटा का मान 3r/π आ चुका है। तो इसका मतलब कर लोगे 2/3 तो यहां हुआ ही ना, आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3r/π, 3r/π। अभी कर चुके हैं, या दोबारा भी कर सकते हो पूरा जैसे हम किए। तो 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2r/π आएगा। हैंड रिटन नोट्स को देख लोगे, सीख जाओगे। जल्दी जल्दी सीखना है ना, करना है ना कुछ कमाल, तो क्या करना है थोड़ा सा, यस। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे सेंटर ऑफ मास का ये दूरी निकाला जाता है। बस फील लेना है, परसेप्शन लेना है, बस समझने का कोशिश करना है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट यूज करेंगे जो बताया मैं। अभी क्या करना है, जस्ट परसेप्शन बढ़ाने के लिए मैं इसको कर रहा हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रिंग के लिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग तो कहता है कि मान लेते हैं रिंग है जिसका कि मास m है और रेडियस r है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है। चलो अच्छा एक बात बताओ, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या होता है, मतलब होता है मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ। मास बाय लेंथ बोलेंगे तो मास है वह m, लेंथ इसका कितना है बोलो, रेडियस इसका अगर r है तो लेंथ कितना होगा, बहुत बढ़िया।
कितना है, पाई आर। 2 पाई आर होता है ना, तो पाई आर हो गया। चलो इसको इतना रहने देते हैं, यानी मास पर यूनिट लेंथ है, यानी यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है। अब सबसे पहले मास जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता था तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, डीएम कट करते थे। क्या करते थे, डीएम कट करते थे। और उसके बाद आगे करते हैं, तो सबसे पहले डीएम कट करो, तो क्या करते हैं, देखो यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा एक सेक्शन कट कर लिए। ये एंगल हमने थीटा लिया, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला एंगल है डी थीटा। तो ये पार्ट का लंबाई कितना होगा, डीएल, बताओ तो। डीएल बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये रेडियस आर है तो डीएल बराबर कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। कंफ्यूजन है क्या, ऐसे नहीं पढ़े हो, देखो सीखो सीखो सीखो। जैसे देखो ये है एस और ये है थीटा और ये है आर, पढ़े हो ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बटा रेडियस, तो एस बराबर थीटा आर। हाँ सर पढ़े तो है। तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये इसको डीएल मान लेते हैं। डीएल बराबर ये रेडियस आर है और ये एंगल डी थीटा है, तो आर डी थीटा हो जाएगा, यानी डी थीटा इंटू आर हो जाएगा। फील आ गई। अब इसका मास निकालना है, क्या निकालना है, मास, वही तो डीएम होगा। तो मास इसका ऐसे भी लिख सकते हो ना, डीएम बाई डीएल। ये डीएम मास डीएल दूरी की है, तो डीएम बटा डीएल हो जाएगा। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो डीएम क्या होगा, यानी डीएल लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल। फील आ रही है, वेरी गुड। ऐसे भी देखो ना, ऐसे भी देखो, इसको हटा दो, डीएम बराबर लैम्डा इंटू डीएल हुआ। लैम्डा का मान रख दो ना, एम बाय पाई आर। एम बाय पाई आर है लैम्डा का वैल्यू। ऐसे भी देखो, आई इंटू डीएल, डीएल की जगह कितना रख दोगे, आर डी थीटा। कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम बाय पाई इंटू डी थीटा। ये तो क्लियर है। अब इसका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये एंगल, ये बहुत छोटा होता है, डी थीटा जो होता है ना, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा, बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। डी थीटा क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। डिफरेंशिएशन में सिखाए थे, डी वाई डी जेड डी एक्स क्या होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, बहुत छोटा है डी थीटा। तो ये भी बहुत छोटा है, तो इसीलिए ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। तो अगर ये रेडियस आर है, ये इस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और इस डीएम का ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर ये आर है तो ये कितना होगा, आर कोस थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और इस डीएम का वाई वाला पार्ट कितना होगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर, वेरी क्लियर, मतलब क्लियर है। तो हम लोग एक्ससीएम निकालेंगे, सिमेट्री के वजह से एक्ससीएम बराबर 0 आ जाएगा, वो बाद में देख लेंगे, है ना। एक्ससीएम बराबर 0 आ जाएगा, दिखा दूंगा कैसे। फिलहाल वाई सीएम निकाल देता हूं, वाई सेंटर ऑफ मास। सिमेट्री की वजह से सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, याद कर लो, ऐसे में तुमको निकाल के दिखा दूंगा। वाई सीएम कितना होता है, डीएम इंटू डीएम का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो डीएम का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई। तो फिलहाल हम लिख देता हूं ऐसे ऐसे करके, फिर नीचे में ऐसे कर देंगे। यस यस यस, डीएम का वैल्यू लिख दो, डीएम का वैल्यू एम बाय पाई इंटू डी थीटा, वेरी गुड, इंटू वाई। वाई की जगह कितना रख देंगे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डिवाइड, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, और डिवाइडेड बाय डीएम। डीएम को इंटीग्रेट करोगे तो एम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फिलहाल तो कर देता हूं मैं, एम बाय पाई इंटू डी थीटा, डीएम हो गया। लिमिट कहां से कहां रखेंगे, यानी थीटा का लोअर वैल्यू, थीटा का कम से कम वैल्यू कितना होगा, ये रिंग जब यहां होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0। लोअर वैल्यू 0 और अपर वैल्यू थीटा का कितना वैल्यू है, यहां से यहां जब आ जाएंगे थीटा का वैल्यू कितना होगा,
ये थीटा है ना, कितना हो जाएगा पाई, जीरो से लेके पाई तक जाएंगे, जीरो से लेके पाई तक। ये कांस्टेंट को हटा देते हैं, ऊपर नीचे है ही, कांस्टेंट को तो कट कर सकते हैं ना, डी थीटा को भी काट दोगे, ना 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 ना, ऐसी गलती हम लोग नहीं करते हैं, डी थीटा को नहीं काटना है, वो इंटीग्रेट होने के बाद जो आएगा ना फाइनल, तब जो होगा कटने का कटेगा, अभी नहीं कटेगा। तो बराबर कितना होगा, ऊपर में आ जाएगा आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये आएगा जीरो से लेके पाई तक, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, डी थीटा, डी थीटा आया, और ये कहां से कहां, जीरो से लेके पाई तक। अब देखो ऊपर का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आर साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, माइनस में यस 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 जीरो टू पाई डिवाइडेड बाय थीटा, कहां से कहां, जीरो से पाई। अब थोड़ा इधर ले आते हैं, YCM था ना, उसी वैल्यू को ले आता हूं, ऊपर में क्या है आर। अब देखो माइनस को, इंटीग्रेशन का रूल जानते हो ना, अगर इस माइनस को हटाएंगे तो लिमिट को उल्टा देंगे, यानी ये माइनस हटेगा तो जीरो टू पाई था, तब क्या होगा, पाई टू जीरो हो जाएगा, जान लो सीख लो, यानी माइनस को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, ये पाई से जीरो हो जाएगा। और नीचे में रख देता हूं, इसका वैल्यू रख दिए पाई माइनस जीरो, ऊपर वाला कर लेता हूं आर कॉस जीरो माइनस कॉस पाई डिवाइडेड बाय पाई, ये हो गया 1, ये आर, ये हुआ 1, ये हुआ -1 डिवाइडेड बाय पाई। अब देखो ये क्या हो गया, आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2r बाय पाई, दिख रहा है, आ गया ना 2r बाय पाई, मजा आ गया पूरा ना, यस। इसमें क्या करोगे, XCM में क्या करोगे, XCM में फार्मूला लगा दोगे इसी तरह से, dm इंटू एक्स बटा dm, और उस तरह से रखोगे तो वहां cos थीटा आएगा, cos थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो sin थीटा आएगा, और sin थीटा में लिमिट रखोगे जीरो से पाई, तो sin पाई का वैल्यू भी जीरो, sin जीरो का वैल्यू भी जीरो, यानी जीरो आ जाएगा। खुद से कर लोगे, थोड़ा थोड़ा ट्राई, ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, तो हम लोगों ने इसका प्रूव कर दिया, YCM बराबर, ये XCM जीरो है, और ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है 0 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 2r बटा पाई, यानी हम लोग क्या लाए, y सेंटर ऑफ मास अभी ले आए कितना 2r बाय पाई ले आए। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, 4r/3 हो गया YCM, XCM 0, ये तो सिमेट्री की वजह से निकालना नहीं है, जहां सिमेट्रिक आएगा ना वहां निकालने का जरूरत नहीं है, इन्हीं से एकदम हार्ड वर्क में लग जाओ, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट वर्क। तो XCM निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जामिनर को बोल दोगे देखिए सिमेट्रिक है तो ये सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा ना, इधर आएगा ना इधर, इधर यहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा क्या, कभी नहीं आ सकता है ना, इधर आएगा, सोच के देखो आएगा क्या, नहीं। तो सेंटर ऑफ मास जब भी होगा ना तो इसी लाइन में होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा स्मार्ट बनना है ना, वेरी गुड। तो इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं, ये देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी डिस्क, इससे पहले जो हम लोग डीएम कट करते थे, डीएम ये वाला केस में रिंग था ना ये, तो इसमें हम लोग डीएम कैसे कट करते थे, मास तो यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और वहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, लाइन के अलोंग, ने इस लाइन पर था, तो मास को हम लोग ऐसे डीएम कट किए ना, लेंथ के अलोंग ना कट किए, तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है, तो इसमें डीएम कैसे कट करेंगे, तो डीएम कट करने का टेक्निक है कि क्या करोगे, वाई रेडियस का, और यहां हम लिखता हूं मैं dy, क्या लिखा dy, यानी वाई रेडियस का
dy थिकनेस का क्या कर लेना है, रिंग कट कर लेना, रिंग। इस तरह से dm कट करेंगे, इसका मास हुआ dm, यही निकालना है पहले हम लोगों को, ये dm निकाल देंगे। तो ये dm कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, ये देखेंगे, क्या देखे थे, मास पर यूनिट एरिया, ये क्या होता था, सरफेस मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया। मतलब क्या, मतलब मास बाय एरिया, मतलब मास बाय एरिया। तो मास यहां पर टोटल है m, तो इसका एरिया बताओ, डिस्क का कितना होगा, डिस्क का एरिया सर पाई आर स्क्वायर है, टोटल डिस्क का, उसका आधा है ना, ये उसका आधा है, ये हुआ मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलो, तो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, जब तक इसका एरिया नहीं निकलेगा काम चलेगा नहीं। तो इसका रेडियस कितना है y, चौड़ाई कितना है dy, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट, इस पार्ट को यहां क्या करता हूं, सीधा करके देखता हूं, यहां पर देखो, इस पार्ट को सीधा कर देता हूं। अब बोलो इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है dy, चौड़ाई है ना dy, और ये लंबाई कितना है, लंबाई है, अगर रेडियस y है तो लंबाई कितना होगा, बोलो बोलो, पूरा होता तो 2 पाई r होता ना, तो 2 पाई y होता, तो यहां कितना हो जाएगा, आधा है, पाई इंटू y होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया, इसका एरिया को dA मान लेते हैं। एरिया बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे। तो लंबाई कितना है, पाई इंटू y, चौड़ाई कितना है, dy। यस, ये एरिया हुआ मेरा, dA निकल गया। तो dm बराबर क्या होगा, dm बराबर, तो dm बराबर होगा मास पर यूनिट एरिया गुना एरिया। ऐसे भी बोले थे ना, ये मास m है, ये पूरे का एरिया का, अगर dm मास dA एरिया का होगा तो dm बाई dA हो जाएगा, तो dm बराबर सिग्मा इंटू dA हो जाएगा ना, हो जाएगा। इस सिग्मा का मान रख दो यहां पर, कितना है, सिग्मा का मान है 2m बाय पाई आर स्क्वायर, 2m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डीए का वैल्यू फिट करोगे, पाई वाई इंटू डी वाई। बहुत बढ़िया, कुछ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ऊपर में क्या बचेगा, 2m बाय आर स्क्वायर, 2m बाय आर स्क्वायर, यहां हो जाएगा वाई डी वाई। ये हुआ मेरा dm, क्या हुआ, dm का वैल्यू आया, dm का वैल्यू, ये बराबर है, पहले छोड़ो ना इसको, ये dm का वैल्यू है। फॉर्मूला में क्या होता था, YCM बराबर क्या होता था, YCM बराबर, यहां पर एक नोटिस करने वाली पॉइंट है, नोटिस करने वाला, YCM जो होता था, शुरू में बोले थे कि याद दिलाना है, dm इंटू dm का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट लेंगे। यहां पर y क्या है, यहां पर जो y है ना, dm के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। तो जैसे कि ये मान लेते हैं dm हो गया, इसका मास मान लेते हैं dm हो गया, और इसका रेडियस कितना था, y था, ये वाला पार्ट, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये dm वाला पार्ट का, dm वाला पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना पर होगा, ये दूरी होगा 2r बाय पाई। यस, यानी dm पार्ट जो था ना, उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट ये वाला ही होता है, ध्यान रखना, फिर से समझो, कंफ्यूज मत करना। शुरू में बताए थे, ध्यान नहीं दिया होगा, अब नोटिस करने की बारी है। यहाँ पर y जो होता है ना, dm का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है, तो dm यहां पर ये है, dm यहां रिंग है ना, रिंग कट किए, रिंग का रेडियस है y, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2r बटा पाई, r की जगह y रख देंगे,
बहुत बढ़िया। ये हम लोगों ने क्या कंसीडर किया? कंसीडर किया है एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस y थिकनेस dy। यही कंसीडर के लिख देता हूं मैं। कंसीडर किए, कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस y थिकनेस dy। तो चलो YCM कर देता हूं, कितना हो जाएगा कर लेते हैं। DM का वैल्यू पहले फिट करो, 2m, ये फॉर्मूला देता हूं मैं, 2m बाय आर स्क्वायर, 2m बाय आर स्क्वायर इंटू y dy, ये हुआ DM। इंटू DM का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2y बाय पाई, 2y बाय पाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाद में लिमिट रख दूंगा। यहां DM की जगह 2m बाय आर क्यू इंटू y dy, और ऐसे लिमिट लगाएंगे। y का यहां पर वेरिएबल है y, वेरिएबल क्या है? y है, तो पूरे का रेडियस r है, तो y का मान सबसे कितना होगा? 0 होगा, यानी 0 होगा तो ऐसा रिंग बनेगा, और y का मान अगर r हो जाएगा तो ऐसा बनेगा रिंग। तो इसका मतलब y का मान कम से कम 0 होगा और ज्यादा से ज्यादा r तक होगा, यानी ये रिंग छोटा छोटा रिंग, यानी ये रिंग छोटा सा छोटा बड़ा करते जाएंगे रिंग को। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ऐसा ऐसा यहां से लेके यहां तक जोड़ेंगे, 0 इंटू r, 0 से r। कांस्टेंट को हम लोग कट कर सकते हैं, पता है ना, कांस्टेंट को हम लोग कट कर सकते हैं, वेरिएबल को कुछ नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट है 2m बटा आर स्क्वायर, यहाँ r क्यूब गलती से लिखा गया ना, ठीक कर देता हूं। 2m बाय आर स्क्वायर है, 2m बाय आर स्क्वायर y इंटू डी वाई। तो कांस्टेंट को कट कर देता हूं, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, इसको हटा देते हैं, बाकी को छोड़ देता हूं। बाकी बराबर कितना आया? ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर बाय पाई इंटू डी वाई, 0 से लेके r। नीचे में क्या बचा? y dy बचा, सिर्फ y dy। लिमिट रहा 0 से लेके r। नेक्स्ट पेज में कर देता हूं, सही रहेगा, है ना। 2y स्क्वायर बटा पाई इंटू डी वाई, y dy बटा y dy। ये था पिछला पेज में, ये था पिछला पेज में। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं, देखो 2 छोड़ देता हूं, 2 बाय पाई को बाहर निकाल देता हूं। यहां y स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? y क्यूब बाय 3, 0 से r तक। नीचे क्या आएगा? y स्क्वायर बाय 2 आएगा, 0 से लेके r तक। अब देखो मजा है, यहां 2 बाय पाई आया, अब ये वाला यहां रख देंगे तो क्या होगा? r क्यूब बाय 3 माइनस ये वाला यहां रख देंगे 0 क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय ये वाला यहां रख देंगे r स्क्वायर बाय 2, ये यहां रख देंगे 0 स्क्वायर बाय 2। तो क्या आया? क्या आया देखो, y सेंटर ऑफ मास बराबर क्या आया? ऊपर में आया 2r क्यूब, 2r क्यूब बाय 3 पाया आया। नीचे क्या आया? r स्क्वायर बटा 2 आया, r स्क्वायर बटा 2। अब इसको सेट कर देता हूं, 2 बटा 3 r क्यूब बाय पाई आया। अब नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो तुमको पता है ये 2 बटा r स्क्वायर आएगा। अब ऊपर में देखो r स्क्वायर से एक r एक कट के एक बच गया, ऊपर में बच गया 4r और नीचे में बच गया 3 पाई। यस, हो गया, है ना, हो गया। याद कर लोगे इसको कैसे आया, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। तो फाइनली समझ में आ गया कैसे किए। यस, ये वाला प्रूव हो गया।
वाई सी एम बराबर 4r/3 पाई। बस प्रूफ को क्या करना है, फील करना है, परसेप्शन लेनी है और उसको वहीं छोड़ देना है। मेन है फॉर्मूला याद रखना, सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस तरह से। एक बात कॉन्सेप्ट में समझ लो तुम, मान लेते हैं एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ध्यान से समझना है। और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है और इस बॉडी का पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां पर है C2 पर। तो पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां पर, यानी पूरे बॉडी का अगर मास m1 है और पूरे बॉडी का मास अगर m2 है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। करना क्या है कि पूरे बॉडी का मास को इसके सेंटर ऑफ मास पर मान लेना, यानी पूरे बॉडी का मास कहां पर मान लेना, यहां पर। इस पूरे बॉडी का मास को कहां मान लेना, यहां पर मान लेना, यानी पूरे मास को कहां पर मान लेना, यहां पर। इस पूरे मास को कहां पर मान लेना, यहां पर। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको यूज करेंगे हम लोग। समझ में आया? ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। जैसे कि ये कोई मास है m1 है और ये कोई मास है m2 है और इसका दूरी यहां से x1 है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसका दूरी यहां से x2 है। और मान लेते हैं यहां से सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास यहां से x पर है। तो xcm बराबर पता है ना, कैसे लिखेंगे, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये भी हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं, अगर ये टोटल दूरी अगर l होगा, दोनों याद रखो, और ये दूरी अगर x1 है और ये दूरी अगर x2 है, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि x1 बराबर m2l बाय m1 प्लस m2 जानते हैं। और इसका x2 भी निकालना जानते हैं। x2 बराबर क्या, m1l बाय m1 प्लस m2। कहने का मतलब हुआ m1x1, यानी हम लोग जानते हैं कि m1x1 इधर का है तो इधर का m2x2। ये सब में हम लोग उस्ताद हैं पहले से। ये अगर m1 है और ये दूरी x1 है तो m1 इंटू x1, और ये मास अगर m2 है तो m2 इंटू x2। और इस x1 का बोलेगा वैल्यू कितना होगा, टोटल दूरी l है, निकाल देंगे। ये सब जानते हैं। तो अब हम लोग L शेप्ड रॉड है और L शेप का, यहां भी L शेप है और यहां भी L शेप है। पॉइंट नंबर 7 है और पॉइंट नंबर 8 है सीट में। देखो क्या है, यहाँ टी शेप है, L शेप नहीं है, टी शेप है। चलो एक इसको पहले क्लियर करते हैं। मान लेते हैं एक रॉड है, एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये दो रॉड है, एक रॉड है ये और एक रॉड है ये। और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। इस रॉड का मास है m, लेंथ है l। इस रॉड का भी मास m है, लेंथ है l। और बोल रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो पहला बात याद ये जान लेना कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये l है तो ये l/2, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0, l/2। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट l/2 होगा। तो इसका मतलब दोनों मिला के सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा कुछ। यही सेंटर ऑफ मास हुआ इसका। और तो इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे, m1x1 फार्मूला लगाएंगे, m1x1 m2x2। तो m1 बराबर यहां पर m है, ऐसे लगाएंगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको अभी नहीं बना रहे हैं। तो यहां पर m1 बराबर क्या है, m है। x1 बराबर क्या है, यहां पर l/2 है ना, इसका सेंटर ऑफ मास l/2 है, l/2 लिए प्लस m2 मतलब इसका मास, m2 बराबर m है। और इसका मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 ना होगा, 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसका मास है m
और उसका भी मास है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया ml/2, नीचे में हो गया 2m, तो कितना होगा L/4 आ जाएगा। तो सिमेट्री के हिसाब से YCM भी L/4 ही हो जाएगा, यानी YCM बोलेगा निकालें तो वो भी निकाल देंगे। देखो इसका m है इंटू y है तो y 0 है, m है इंटू 0 है, अब प्लस इसका m है और y बराबर कितना L/2 है, डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो हो जाएगा L/4, ये भी हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट L/4 आया और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी L/4 आया, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। मजा आया, थोड़ा थोड़ा फील आया। नेक्स्ट देखो, अच्छा सचमुच में फील आया तो इसको बना के दिखाओ, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, बना लोगे पक्का? यस। देखो ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये m है और ये 2m है, ये भी l है और ये भी l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कोऑर्डिनेट कितना होगा, l है तो आधा हो जाएगा L/2, y कोऑर्डिनेट 0, यानी पूरा मास है m, कोऑर्डिनेट है L/2 इंटू 0, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, टोटल मास हो जाएगा 2m और उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, y कोऑर्डिनेट कितना है, टोटल यहां से यहां कितना लंबाई l है तो L/2 हो जाएगा। तो निकाल पाओगे XCM बराबर क्या होगा, XCM बराबर कितना, निकाल लोगे ना खुद से तो एकदम विनर वाली फीलिंग आएगी। कौन सी फीलिंग आएगी, विनर वाली। यस, तो कर दो खुद से, कर लेते हैं। M1x1, M1 फार्मूला तो पता है ना, M1x1 प्लस M2x2 करेंगे डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 करेंगे, वेरी गुड। M1 इज इक्वल टू कितना होगा, M1 इज इक्वल टू M हो जाएगा और X1 इज इक्वल टू L/2, वेरी गुड। M2 इज इक्वल टू 2M, X2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय M जोड़ 2M, M जोड़ 2M, तो ऊपर में कितना बचा, फिर से लिखता हूं M इंटू L/2, नीचे में 3M, M कैंसिल हो जाएगा, L/6 हो जाएगा, एक ही में L/6 है, नहीं y वाला निकाल के भी चेक कर लेते हैं, सब निकालने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक निकाले, ऐसा नहीं कि सब निकाल के ही दम लेंगे तभी मानेंगे कि आंसर सही है, नहीं थोड़ा स्मार्ट बनना है। एक निकाल लिए तो और मैच कर गया, बाकी L/3 ही है तो दूसरे निकालने की क्या जरूरत है, ऐसे सेटिस्फेक्शन के लिए YCM भी निकाल देता, यानी ऐसे सेंटर ऑफ मास होगा इसका, यहां होगा सेंटर ऑफ मास, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना आया L/6 आया, अब बच गया y, YCM भी निकाल लेते हैं। YCM बराबर M1y1, M यहां पर M है और y1 यहां 0 है, फिर इसका M कितना है, इसका M है 2M, इसका M क्या है 2M, इसका y कितना है L/2 है, और नीचे में M प्लस 2M करेंगे, यानी ऊपर में 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया ML/3M, यानी L/3, यही तो आना ही था, L/3, ये इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया। तो कुछ कुछ परसेप्शन बन रही है, समझदारी आ रही है ना सर। तो अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले तो ये एक होमवर्क ले लो, हम लोगों के सीट में क्वेश्चन नंबर 22 है, होमवर्क के रूप में इसको ले लो, बना के भेजोगे ना, यस। क्या है, ये 3 रॉड है जिसमें सबका मास m है, ये दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट A0 है और इसका कोऑर्डिनेट 0 है, और स्वाभाविक है कि इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होगा A/2 होगा, यानी इसका मास कहां पर होगा, समझ रहे हो, इसका मास यहां लेंगे, इसका मास यहां लेंगे, तो बना के भेजोगे, मजा आएगा, बना के भेजोगे एकदम विनर वाली फीलिंग आएगी। कौन सी फीलिंग आएगी, विनर वाली, तो भेजोगे जरूर।
अब हम लोग 13 नंबर का पॉइंट देखेंगे। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 13 शीट में। देखो एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसका कि मास m है, लेंथ l है, और दूसरा रॉड है ये इसका मास उससे डबल है और लेंथ भी डबल है, यानी ये एक रॉड है और दूसरा रॉड है ये। इसका मास है m और इसका लेंथ है l, और इस रॉड का मास है 2m, लेंथ है 2l, और इसको ओरिजिन मान लेते हैं 0 0, यानी इधर x एक्सिस मान लेते हैं, इधर y एक्सिस मान लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर होगा? बहुत आसान है। देखो ई वाला का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर होगा। ई वाला का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? कहां पर होगा बोलो? ये कितना है? 2m है। दूरी कितना है? 2l है। इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0 हो जाएगा और l होगा। इसका y कोऑर्डिनेट देखें तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2l, यानी ये बड़ा मास को कहां पर मानेंगे? यहां पर मानेंगे। और ये 2m को मास कहां पर मानेंगे? 2m मास को यहां पर मानेंगे। तो ycm निकाल लोगे, xcm तो 0 हो जाएगा, xcm तो 0 हो जाएगा। इधर तो सेंटर ऑफ मास आएगा नहीं ना, तो ycm बराबर कितना होगा? करो, कैसे करेंगे? ycm बराबर यानी m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्वेश्चन समझ में आया? देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, और दोनों मिला के सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा ना सिस्टम का। ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सिस्टम का, यानी इसका यहां पर, इसका यहां पर, और दोनों मिला के सिस्टम का यहां पर। तो इसी का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, नहीं बच गया y कोऑर्डिनेट। तो m1 इंटू y1, तो m1 बराबर कितना रख दें? m1 बराबर इसी को ले लेता हूं मैं, m1 बराबर ले लेते हैं 2m, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? l है, 2m इंटू l, प्लस m2 बराबर ले लेते हैं m2 बराबर m लेते हैं, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? यहां है इसका सेंटर ऑफ मास, तो कितना ले लेंगे? 2l ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसका 2m इसका m, तो 3m हो गया। तो ऊपर में 2ml, यहाँ 2ml, तो ऊपर में हो गया 4ml डिवाइडेड बाय 3m, एक तरह से हो गया 4l/3 y सेंटर ऑफ मास। फंडा क्लियर है ना? अच्छा से ना? अब हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं फंडा क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। अब देखो पॉइंट नंबर 14 एंड पॉइंट नंबर 15 को इसी तरह का है, खुद से कर लोगे। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 16, एल शेप्ड लेमिना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये देखो पॉइंट नंबर 16 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। टोटल मास जो है ना 3 kg है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ऐसा करता हूं, इसको एक बॉडी मान लेते हैं और इसको एक बॉडी, तो इसका मास कितना हो जाएगा? ई वाला का मास हो जाएगा, इसको m2 मान लेता हूं। तो ये अगर 3 kg है तो 2 kg यहां हो जाएगा, 1 kg यहां हो जाएगा, 1 kg, और इसका मास कितना हो जाएगा? 2 kg। ई वाला पोर्शन का m1 हो जाएगा 2 kg। वेरी गुड। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसका देखिए 1 है, अब प्लस और ऊपर जाएंगे और यहां आएगा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 3/2। y कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये है 3, ये 2 है, यहां पर 2 है, ध्यान रखना ये 2 है। जब ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा? इसी लाइन पर कहीं होगा, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ, y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, है ना, और इसका यहां पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? दोनों को मिलाने वाला लाइन पर होगा, यानी इधर कहीं होगा। ये ज्यादा हैवी है ना, तो इसलिए बीच में नहीं होगा, बीच से थोड़ा सा इधर होगा, यानी यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का। तो इस तरह से बना सकते हैं, x सेंटर ऑफ मास बराबर कितना होगा? m1 x1 m2 x2, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
एक तो क्लियर है कि m1 बराबर यहां कितना लेंगे, m1 बराबर 1 kg लेंगे, और x1 बराबर कितना लेंगे, x1 बराबर 1 + 1/2, ये x कोऑर्डिनेट 3/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ना, x कोऑर्डिनेट 1 + 1/2, y कोऑर्डिनेट हाफ। तो m1 बराबर हो जाएगा 1 kg और x1 बराबर हो जाएगा 3/2 प्लस m2 बराबर तो 2 kg होगा, m2 बराबर 2 kg, x2 इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ना, 1/2 यानी 2 × 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास लेंगे 3 kg दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा, वहां हो जाएगा कितना, 2 तो एलसीएम में 3 × 2 = 5, 5/2/3 यानी हो जाएगा 5/6। इसको 3 मास मान के भी बना सकते थे हम लोग, 3 मास मान के ऐसे बना सकते थे, मन करता तो, 3 था ना ये, तो इसको ऐसे कर देते, एक मास ये, दूसरा मास ये, तीसरा मास ये, बहुत आसान था, 1-1 kg हो जाता, 1 kg यहाँ, इसका यहाँ होता, इसका यहाँ होता, इसका यहाँ होता, सब 1-1 kg होता, क्योंकि टोटल 3 kg है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 kg यहाँ, 1 kg यहाँ, 1 kg यहाँ, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ, y कोऑर्डिनेट भी हाफ, इसका x कोऑर्डिनेट 1 + हाफ यानी 3/2, y कोऑर्डिनेट हाफ, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, हाफ, y कोऑर्डिनेट 1 + 1/2 यानी 3/2। तो XCM निकाल लेते हैं इससे, XCM बराबर XCM, YCM भी निकाल सकते थे ना, तो XCM खाली हुआ, उसी तरह से YCM निकाल देंगे CM स्टाइल में। तो XCM खाली निकाल के दिखा रहा हूं कैसे निकाला जा रहा है। तो XCM बराबर क्या हो जाएगा, M1 x1 M2 x2 M3 x3 डिवाइडेड बाय M1 जोड़े M2 जोड़े M3 कर देंगे, 3 kg आ जाएगा, बन जाएगा, ये 1 हुआ, x1 बराबर, इसको x1 मान लेते हैं हाफ, प्लस इसको x2 मान लेता हूं 3/2, 1 × 3/2 प्लस इसको M3 मान लेते हैं 1 × हाफ डिवाइडेड बाय 3, ऊपर में कितना है, 1 3 1 4 1 5, 5/2/3 यानी 5/6। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। अब एक और पॉइंट बच गया, उसको देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 17। देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर ये कहे कि बॉडी को किस पॉइंट पर हिट करेंगे कि वो घूमे नहीं, मतलब रोटेट नहीं करेंगे, तो क्या समझेंगे, यस समझेंगे कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, यानी सेंटर ऑफ मास पर अगर बॉडी को हिट करेंगे तो बॉडी घूमेगा नहीं, सिर्फ चलेगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा सिर्फ, तो समझेंगे वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, यस। तो इसकी फील करा देता हूं, एक एग्जांपल से समझो। मान लेते एक रॉड है, ये क्या है, रॉड है, और इस रॉड का ये सेंटर ऑफ मास है। अगर बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट हिट करोगे, इस पॉइंट के अबाउट हिट किए, क्या किए, हिट किए, तो क्या होगा, इसका नतीजा ये हुआ, बॉडी यहां से यहां आ जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, क्या था, सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा ना, बॉडी सीधे सीधी ऐसे अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लेगा, ये कहानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा अगर हो, बट परसेप्शन लेना जरूरी है। मान लेते हैं बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, अब बॉडी को यहां हिट करेंगे, यहां हिट करेंगे, हिट कहां हिट करेंगे, नीचे हिट करेंगे, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो जानते हो क्या होगा, देखो ये बॉडी को दोबारा बना लेता हूं, क्या होगा कि आगे तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फोर्स लगा है ना, तो आगे तो जाएगा ही जाएगा, अब दूसरा क्या होगा, एडिशनल में ये घूम भी जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी करेगा। यानी अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास को छोड़ के दूसरे पॉइंट पर अगर बॉडी को हिट करेंगे, तो बॉडी में हिट करेंगे यानी फोर्स लगाएंगे, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा ही होगा, रोटेशनल मोशन भी हो जाएगा।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर सवाल में ये कहे कि बॉडी को किस पॉइंट पर हिट करेंगे कि वो रोटेट नहीं करे, तो सीधा सीधे समझना है कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, यानी सेंटर ऑफ मास निकाल देना है। तो अब बारी है क्वेश्चन बनाने की, यानी अब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट जितना पढ़ाया हुआ एक बार और उसको रिव्यू कर लो, रिवीजन कर लो, सीट भी देख लो, सब कुछ, क्योंकि सवाल हम लोग थोड़ा सा रिवीजन किया हुआ रहेगा तो जल्दी जल्दी बना पाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो,